जिसके अंतर्गत हम बात करने वाले हैं सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, जिसके अंदर हम देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्या कारण रहे हैं और वो कौन सी परिस्थितियां रही है जिन परिस्थितियों के अंदर ये आंदोलन प्रारंभ हुआ है, और आंदोलन के प्रारंभ होने के बाद में किस प्रकार से इस आंदोलन ने गति पकड़ी है और अंग्रेजों को नेस्तानाबूद करने का जो है वो यहाँ पे कार्य कर दिया गया है। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं, कारणों की बात देखते हैं। तो कारणों के अंतर्गत हमें पढ़ना है क्रिप्स मिशन, पहली बात में देख रहे हैं 1942 के अंदर आया है और उसकी क्या हुई है, यहाँ पे विफलता हुई है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा कि भाई ये क्रिप्स मिशन क्या मामला है। ठीक बात है। तो देखिए सबसे पहला हम बिंदु यहां पर ले रहे हैं क्रिप्स मिशन का। क्रिप्स मिशन कब आया है, ये आया है 1942 में। ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे जो हम कार्यकाल अब पढ़ने वाले हैं, यानी कि ये भारत छोड़ो आंदोलन का समय जो हम बात करें तो पूरे विश्व के अगर हम बात कर लें तो ये विश्व के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वार का समय है। यहाँ पर कौन सा समय चल रहा है अभी, यहाँ पे सेकेंड जो है वो वर्ल्ड वार चल रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वार का समय चल रहा है। और इस सेकेंड वर्ल्ड वार के समय के अंदर जो है वो इंग्लैंड जो है वो पराजय की स्थिति में चल रहा है, पतन की स्थिति के अंदर चल रहा है, यानी कि इंग्लैंड की जो है वो यहाँ पर हवा टाइट हो रखी है। इस वजह से अब क्या हो रहा है कि अमेरिका और जो अन्य जो मित्र राष्ट्र है जो इंग्लैंड के पक्ष में युद्ध कर रहे हैं धुरी राष्ट्रों के खिलाफ में, वो अब इंग्लैंड के ऊपर दबाव बना रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि भारत का सहयोग हमें इस सेकेंड वर्ल्ड वार में नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि भारत के अंदर जो राजनीतिक गतिरोध उत्पन्न हो रखा है उसे आप जो है वो समाप्त करने का काम कर दीजिए। ये किसको कहा जा रहा है, ये इंग्लैंड को कहा जा रहा है। यानी कि भारत के अंदर आप उत्तरदायी शासन स्थापित कीजिए ताकि भारत का सहयोग इन धुरी राष्ट्रों के विरोध में हमें मिल सके। ये दबाव कौन कौन बना रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमें यहाँ पर नाम पढ़ने को मिल जाता है, जिसमें एक व्यक्ति का नाम आता है, अमेरिकन राष्ट्रपति, ये है रूजवेल्ट। कौन है, रूजवेल्ट जो है, इनका नाम हमें मिल जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे हमें चीन के जो है राष्ट्रपति, इनका भी नाम मिल जाता है, चांग काई शेक का। किसका नाम मिल जाता है, चांग काई शेक। ठीक है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री का नाम भी हमें मिलता है। उन्होंने भी क्या किया है, इंग्लैंड के ऊपर दबाव बनाने का कार्य किया है। तो ये क्या कर रहे हैं, इंग्लैंड पर दबाव डाल रहे हैं। इंग्लैंड पे क्या डाल रहे हैं, ये दबाव डाल रहे हैं कि भाई आप क्या कीजिए, भारत के अंदर जो है वो उत्तरदायी शासन को लागू कीजिए। भारत के अंदर क्या कीजिए, उत्तरदायी शासन लागू करने का जो है वो दबाव डाला जा रहा है इन विदेशी शक्तियों के द्वारा। तो भारत के अंदर उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भेजा है, किसको भेजा है, क्रिप्स को भेजा है। क्रिप्स मिशन के रूप में 1942 में भारत में इन्होंने भेज दिया। इन्होंने दो बातें कही भारत आके कि भाई आपको युद्ध के बाद में ये सब जो काम होगा वो कब होगा, और युद्ध के बाद में जो है वो औपनिवेशिक स्वराज्य दे दिया जाएगा। क्या देंगे हम, आपको औपनिवेशिक स्वराज्य देंगे। ठीक है। युद्ध के बाद में ही एक आपके लिए क्या स्थापित की जाएगी, संविधान सभा की स्थापना हो गई और एक संविधान का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। और इस संविधान का गठन करने के बाद में ये भी इसमें कहा गया कि जो रियासत इस संविधान को पसंद करेगी वो इसे मानेगी, जिसको नहीं मानना है वो इसे नहीं मानेंगी। यानी कि भारत के लिए क्या किया जा रहा है, एक बिखेरने का जो काम है वो यहाँ पे क्रिप्स मिशन की घोषणाओं के द्वारा किया जा रहा है। तो क्रिप्स मिशन की जो बातें थी, इन बातों को इन्होंने माना नहीं भारतीय लोगों ने। और गांधी जी ने तो ये भी कहा था कि ये जो है आगे की दिनांक का चेक है, ये क्या है, आगे की दिनांक का चेक हमें देने की कोशिश हो रही है। आगे की दिनांक का चेक, उत्तर दिनांक चेक। ठीक है। तो ये जो चेक है इसके अंतर्गत जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक नई बात जोड़ दी कि भाई चेक तो हमें मिला, लेकिन कैसा है, ये भी दिवालिया बैंक का जो है वो चेक यहाँ पे मिल रहा है। यानी कि दिवालिया बैंक का आगे की दिनांक का चेक है। कुल मिलाकर के बात ये हुई कि क्रिप्स मिशन की जो योजना थी ये क्या हो गई, विफल हो गई। ये भारत के अंदर गतिरोध समाप्त नहीं कर पाई थी। इसी कारण से भारत के अंदर जो है वो क्या होता है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होने लगता है। फिर हम बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पे दूसरा कारण देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध का, यानी कि सेकंड वर्ल्ड वार का आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव की भी बात करें तो यहाँ पे अंग्रेजी सेना जो है वो लगातार पराजय होती जा रही है। और भारत के अंदर जो भारत को युद्ध में शामिल किया गया तो भारतीयों की मर्जी नहीं है, ना भारतीय मंत्रिमंडल से सलाह लेने की बात अलग है, पूछा भी नहीं गया है। और अंग्रेजों ने अपने स्तर पर क्या कर दिया है, भारत को युद्ध में शामिल घोषित कर दिया है और भारतीय सेना को युद्ध के मोर्चे पर भेज दिया है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, देश के अंदर खाद्यान्न की कमी हो रही है, रसद की कमी हो रही है, चिकित्सा सेवाओं की कमी हो रही है। और इस वजह से क्या प्रभाव हो रहा है, आर्थिक रूप से जो है वो नुकसान उठाना पड़ रहा है किसको, भारत के निवासियों को। तो इसी वजह से भी क्या प्रारंभ हो रहा है, यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ करने का कार्य कर दिया जा रहा है।
नेक्स्ट देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जापान का खतरा। हमने जब आईएनए को पढ़ा था, आजाद हिंद फौज को, तो हमने देखा था कि जापान ने इंग्लैंड को अलग अलग मोर्चों पे पराजित किया है, जिसके अंतर्गत हमने पहली बात करी थी मलाया के अंदर पराजित हुआ इंग्लैंड। फिर हमने बात करी थी कि ये सिंगापुर के अंदर जो है वो पराजित हुआ इंग्लैंड। कहाँ पे पराजित हो गया? सिंगापुर के अंदर पराजित हो गया। फिर हमने बात करी थी तीसरा मोर्चा, जब हमने देखा था कि बर्मा में जो है वो यहाँ पर भी क्या हो गया है, इंग्लैंड पराजित हो गया जापान से। इसके अलावा हमने बात करी थी जो अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, नागालैंड है, कोहिमा और इम्फाल तक जो है वो ये सेनाएं पहुंच गई है, भारतीय आजाद हिंद फौज की सेना और जापान की सेना। यानी कि अब आक्रमण होने वाला है सीधा कहां पे? भारत के ऊपर। और किसका आक्रमण होने वाला है? जापान का जो है वो आक्रमण यहाँ पे भारत पर होने वाला है। इसी कारण से गांधी जी यहाँ पर अंग्रेजों से अपील करते हैं कि भारत को या तो आप अराजकता के हाथों में छोड़ दो या फिर अपने ईश्वर के हाथ में छोड़ दीजिए। यानी कि भारत को भारत के हाल पर छोड़िए और आप यहां से जो है वो बोरिए बिस्तर समेट करके बाहर चले जाइए। क्योंकि गांधी जी का मानना है कि अंग्रेजों की भारत में उपस्थिति ही जापान के लिए आक्रमण करने का निमंत्रण का काम कर रही है। यानी कि अंग्रेजों से भारत को छोड़ देने की, अपने हाल पर छोड़ देने की जो अपील है वो यहां पर गांधी जी के द्वारा की जा रही है। लेकिन अंग्रेजी सरकार जो है वो इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, कोई प्रतिक्रिया यहां पर दी नहीं जा रही है। तो इस वजह से गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी जो है वो एक अहिंसक आंदोलन चलाने का जो है वो यहाँ पे निश्चय कर लेते हैं कि अहिंसक आंदोलन जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ चलाया जाएगा ताकि अंग्रेज भारत छोड़ दे, तो जापानियों का आक्रमण जो है वो भारत पर आने वाले समय के अंतर्गत नहीं होने वाला है। ठीक है, लेकिन इसका भी क्या किया जाएगा, कुछ लोगों के द्वारा विरोध किया जाने वाला है। तो देखिए हम बात कर रहे हैं अब कि गांधी जी का अहिंसक आंदोलन चलाने का विनिश्चय कर दिया गया है। ठीक बात। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि भाई इस समय के अंतर्गत जो आप आंदोलन चला रहे हो इसका कोई मतलब नहीं है, वो इसको कोई सरोकार नहीं समझते हैं कि ये वास्तविक में प्रैक्टिकल योजना नहीं है, व्यवहारिक नहीं माना जा रहा है। किसके द्वारा नहीं माना जा रहा? तो यहाँ पे हमें एक नाम मिलता है जवाहरलाल नेहरू का। किसका नाम है? जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भाई ये योजना जो है अभी कोई व्यवहारिक नहीं है। इसके अलावा मौलाना आज़ाद के द्वारा भी इसमें जो है अव्यवहारिकता का संदेह किया गया था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक बात है। तो मौलाना आज़ाद और पंडित नेहरू ने इस योजना को अव्यवहारिक बताया। तब गांधी जी ने कहा कि ठीक बात है, आप मेरी बात ना मान रहे हो, कोई बात नहीं, कांग्रेस आपकी है, कांग्रेस आपके द्वारा बात नहीं मानी जाएगी, लेकिन मैं भारत की बालू से भी जो है वो एक इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं जो स्वयं कांग्रेस से भी क्या होगा, बहुत ही बड़ा होने वाला है। तो ऐसी बात जब गांधी जी के द्वारा कही जाती है तब जाकर के ये जो लोग हैं इन्होंने भी क्या दे दी है, आंदोलन चलाने की स्वीकृति दे दी है। और फिर एक बैठक आयोजित की जाती है 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की। किसकी बैठक हो रही है? कांग्रेस कार्य समिति की जो है वो यहाँ पर एक बैठक आयोजित हो रही है, कांग्रेस कार्य समिति की। ठीक है, तो ये जो कांग्रेस कार्य समिति की बैठक आयोजित हो रही है ये कहां पर होने वाली है? ये हो रही है भाई वर्धा के अंदर जो है वो इस बैठक का आयोजन किया जाता है। और इस कांग्रेस की कार्य समिति की जो बैठक है इसमें जो भारत छोड़ो आंदोलन को चलाने का जो प्रस्ताव है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है, इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है। कौन सा आंदोलन? यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन को चलाने का प्रस्ताव जो है वो यहाँ पे मान लिया जाता है। फिर उसके बाद में ये जो बैठक हुई है ये तो कांग्रेस कार्य समिति की जो है वो बैठक हुई है प्रमुख लोगों की। लेकिन अब यहां पर आगे चल करके 8 अगस्त 1942 को क्या होता है, 8 अगस्त 1942 को बंबई के अंदर जो है एक बैठक आयोजित की जाती है और ये अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होती है। ये बैठक किसकी होगी? अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति। ठीक बात है। तो अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति की जो बैठक है वो आयोजित हो रही है 8 अगस्त को। कहाँ पे हो रही है? ये बंबई के अंदर हो रही है। बंबई के अंदर जगह का नाम मिलता है हमें ग्वालिया टैंक मैदान के अंदर। ठीक है, कहाँ पे हो रही है? ये ग्वालिया टैंक मैदान। ठीक है, इस मैदान के अंदर ये बैठक आयोजित होती है बंबई के अंदर। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को। और इसी के अंतर्गत जो है वो अखिल भारतीय कांग्रेस के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन को प्रस्ताव को क्या मिल जाती है, सहमति मिल जाती है। यानी कि 8 अगस्त से जो क्या है वो माना जाता है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ माना जाता है। ग्वालियर टैंक मैदान की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक जनसभा का आयोजन किया जा रहा है, इसी को कर रहे हैं 8 अगस्त 1942 को। और इस ग्वालियर टैंक मैदान के अंदर ही क्या आयोजित हो रही है, जनसभा।
ठीक बात है। और इस जनसभा को गांधी जी क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। और संबोधित करते हुए एक इतनी बड़ी भीड़ है और इतनी ज़्यादा भीड़ होते हुए भी एकदम गांधी जी को सुनने के लिए लोग इतने आतुर है कि इतनी बड़ी भीड़ के अंदर भी जो है वो बिल्कुल शोर शराबा नहीं है, पिन ड्रॉप साइलेंस जो है वो यहाँ पे बना हुआ है। यानी कि गांधी जी ने जब बोलना शुरू किया तब गांधी जी ने अपने संबोधन में कहा कि मैं आपको एक मंत्र देता हूं। और यहाँ पर जो गांधी जी के द्वारा मंत्र दिया गया है इस सभा के अंतर्गत, वो मंत्र था करो या मरो का मंत्र। कौन सा मंत्र था, करो या मरो, ठीक बात है। तो गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा भी जो है वो 8 अगस्त यहाँ पे 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान की सभा के अंतर्गत जो है वो जनसभा में दिया जाता है। गांधी जी ने कहा कि हम या तो स्वतंत्रता लेकर के रहेंगे या फिर अपनी मृत्यु को प्राप्त करेंगे, लेकिन हम भारत की गुलामी को देखने के लिए चिरस्थायी रूप से जीवित जो नहीं रहेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये कह रहे हैं कि आपको अब क्या करना है, अंतिम जो लड़ाई है उस रूप के अंतर्गत जो है इस भारत छोड़ो आंदोलन को ये प्रारंभ करने वाले हैं। लेकिन गांधी जी यहाँ पे चाहते हैं कि उन्हें कुछ दिन का समय चाहिए, 5-7 दिन का उन्हें समय चाहिए, एक सप्ताह का। और इस समय के अंतराल के अंतर्गत गांधी जी क्या करना चाहते हैं, गांधी जी वायसराय से मिलना चाहते हैं और वायसराय से मिलकर के उन्हें अपनी मांगों को बताना चाहते हैं। तो हो सकता है कि इस आंदोलन की जरूरत ना पड़े और जो अंग्रेजी सरकार है वो उनकी मांगे मान ले। लेकिन अंग्रेजी सरकार जो है वो अभी कोई मांग मानने के मूड में नहीं दिख रही है। और 8 अगस्त के बाद आने वाली तारीख 9 अगस्त 1942 को प्रातःकाली 9 अगस्त की प्रातःकाल यानी कि सवेरे सवेरे ही क्या कर लेते हैं, ये कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व के जो लोग हैं यानी कि पहली पंक्ति के कांग्रेस के जो नेता है उनको क्या कर लिया जाता है, 9 अगस्त 1942 की प्रातःकाल के अंदर ही उनको यहाँ पे गिरफ्तार करने का कार्य जो है वो कर लिया जाता है। किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। तो देखिए यहाँ पर हमें कुछ नाम लिखे हैं, जैसे जयप्रकाश नारायण हो गए, गांधी जी, सरोजिनी नायडू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अन्य कांग्रेस के जो नेता है, इन सबको यानी कि प्रथम पंक्ति के नेताओं को क्या कर लिया गया, अंग्रेजी सरकार ने गिरफ्तार करने का कार्य कर लिया। तो देखिए बात करते हैं जयप्रकाश नारायण के अंदर, तो इनको जो है वो हजारीबाग सेंट्रल जेल के अंदर गिरफ्तार करके रखा गया। कहाँ पे रखा गया इनको, हजारीबाग सेंट्रल जेल, ठीक बात है। तो पहला ये तो हो गया, हजारीबाग सेंट्रल जेल के अंदर गिरफ्तार किया गया। किसको किया गया, जयप्रकाश नारायण को। फिर बात करते हैं गांधी जी और सरोजिनी नायडू के बारे में, तो इनको पूना में रखा गया है नजरबंद करके। कहां पे रखा गया है, पूना में सर आगा खां पैलेस जो है वहां पर इनको रखा गया। सर आगा खान पैलेस के अंदर क्या किया गया है, इनको नजरबंद किया गया है। गिरफ्तार और नजरबंद में क्या फर्क होता है आपको पता होगा। इनके अंदर इसको क्या किया है, इनको नजरबंद किया है। नजरबंद का मतलब ये हुआ कि उनको घरों के अंदर ही रखा जाता है, लेकिन उनको किसी से मिलने बाहर आने जाने की छूट नहीं है। उनके ऊपर 24 घंटे क्या बिठाया हुआ होता है, पहरा बिठाया हुआ होता है, जेल में नहीं डाला जाता है, वो होता है नजरबंद। तो पूना के अंदर सर आगा खां पैलेस है, यहाँ पे किया गया है नजरबंद। किसको, गांधी जी और सरोजिनी नायडू को। राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये बंबई में उस समय उपस्थित नहीं थे, इसलिए ये कहाँ थे, ये थे पटना के अंदर। तो इनको पटना में ही नजरबंद कर दिया जाता है। तो इनको कहां पे रख लिया, पटना के अंदर ही रख लिया। कुछ कांग्रेस के अन्य नेताओं की बात कर ले तो कांग्रेस के जो अन्य नेता हैं इनको नजरबंद किया था अहमदनगर दुर्ग के अंदर। कहां पे कर लिया अंग्रेजी सरकार ने, अहमदनगर का जो दुर्ग है यहां पर इनको क्या कर लिया था, नजरबंद कर दिया गया। यानी कि हम बात कर रहे हैं कि जितने भी कांग्रेस की प्रथम पंक्ति के नेता है उनको क्या कर लिया है, उनको अंग्रेजी सरकार ने गिरफ्तार कर लिया, नजरबंद कर लिया है। तो अब क्या होगा, अब जो आंदोलन का रूप हमारे सामने आने वाला है वो आंदोलन का कौन सा रूप होने वाला है, क्योंकि जब नेतृत्व गिरफ्तार हो चुका है तो यानी कि कोई नेतृत्व अब बचा नहीं। तो आंदोलन क्या हो गया, नेतृत्व विहीन हो गया। आंदोलन कैसा हो गया, नेतृत्व विहीन हो गया। और इस नेतृत्व विहीन को हम एक नाम दे देते हैं जिसको हम कहते हैं स्वतः स्फूर्त आंदोलन। क्या है, स्वतः स्फूर्त आंदोलन। यानी कि अब जो है वो जनता ही नेता है, जनता ही आंदोलन करने वाली भीड़ है, यानी कि जनता के द्वारा ही जो कार्य वो किए जाने हैं वो करने प्रारंभ हो गए। और यहाँ पे जब इनका जो कांग्रेस का प्रथम पंक्ति का शीर्ष नेतृत्व जो है वो गिरफ्तार हो जाता है तो जनता आक्रोशित हो जाती है, और जनता आक्रोशित होकर के हिंसक गतिविधियों के अंदर लिप्त हो जाती है। जैसे कि उन्होंने रेलवे पटरी दिखी उखाड़ दी,
जैसे कि उनको संचार लाइन के तार वगैरह दिखे, उनको तोड़ के निकाल दिया वहां से। इसके अलावा उनको कोई सरकारी कार्यालय दिखे तो सरकारी कार्यालयों को लूट लिया, उनकी जो सामग्री है वो सारी जला डाली। इस प्रकार से हर एक जगह पर अंग्रेजों को क्या हो गया है, विरोध और बहिष्कार जो है वो पूरे भारत के अंदर प्रारंभ हो गया है। तो इस प्रकार से जब हम आगे बढ़ते हैं तो इस आंदोलन का जो नया रूप हमारे सामने आता है उसको हमने नाम दे देते हैं स्वतः स्फूर्त आंदोलन। कौन से वाला आंदोलन है? स्वतः स्फूर्त, यानी कि अपने आप चलने वाला आंदोलन है। और इस अपने आप चलने वाले आंदोलन की बात करें तो इसमें एक दस्ते का निर्माण किया गया है, आजाद दस्ता। कौन सा हो गया आपका? आजाद दस्ता। और ये किसने बनाया है? ये बनाया जेपी नारायण ने। किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो है वो इसका गठन किया गया था। तो आपने तो सोचा होगा कि भाई जयप्रकाश नारायण तो जेल में है। जी हाँ, जेल के अंदर है, लेकिन ये हजारीबाग सेंट्रल से जो है वो फरार हो जाते हैं। हजारीबाग सेंट्रल जेल से क्या हो जाते हैं? फरार हो जाते हैं। और फरार होने के बाद में यहाँ पर जो है वो क्रांतिकारियों का, आंदोलनकारियों का नेतृत्व करने का कार्य भूमिगत रूप से करते हैं। भूमिगत रहते हुए ये कार्य कर रहे हैं। और इन्होंने भूमिगत रहते हुए एक दस्ते का जो निर्माण किया है, दल का जो निर्माण किया है, वो आपका कौन सा हो गया? जेपी नारायण का आजाद दस्ता। उसके बाद में हम बात करते हैं सुमति मोरारजी। यहाँ पर जो नाम है वो है सुमति मोरारजी। और सुमति मोरारजी के द्वारा अच्युत पटवर्धन को, किसको है? अच्युत पटवर्धन को जो है वो यहाँ पर क्या किया जाता है? अच्युत पटवर्धन को पुलिस से गिरफ्तारी से बचाने के लिए प्रत्येक दिन जो है सुमित मोरारजी ने इनके लिए नवीन जो है वो गाड़ी की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। अच्युत पटवर्धन जो है वो भूमिगत रूप से रहते हुए क्या कर रहे हैं? आंदोलनकारियों को संगठित करने का काम कर रहे हैं, उन्हें निर्देश देने का कार्य जो है वो जगह जगह पर जाकर के कर रहे हैं। तो इस कार्य के अंदर जो है सुमति मोरारजी जो है वो अच्युत पटवर्धन की सहायता करते हैं। किसके द्वारा? प्रतिदिन जो है वो इनके लिए नई गाड़ी की क्या कर रहे हैं? नई कार की व्यवस्था इनके द्वारा हो रही है। किसके द्वारा? सुमति मोरारजी के द्वारा अच्युत पटवर्धन को गिरफ्तारी से बचाने के लिए। नेक्स्ट अपने पास में नाम आता है अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली के बारे में बात करें तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने इसी समय में ग्वालिया टैंक मैदान के अंतर्गत, कहाँ पे? ग्वालिया टैंक मैदान जो है, यहाँ इस मैदान में ध्वजारोहण किया, भारत का तिरंगा जो है वो फहराया। मैदान के अंदर क्या किया है? इन्होंने झंडा फहराया। ठीक बात है। तो इस मैदान में इन्होंने क्या किया है? झंडा फहरा दिया। इस मैदान के अंदर ग्वालियर टैंक मैदान में इस समय के अंदर इन्होंने झंडा फहराया। ये क्रांतिकारियों और आंदोलनकारियों के लिए पुनः एक जोश भरने का कार्य कर दिया गया है अरुणा आसफ अली के द्वारा। फिर हमने बात करी राम मनोहर लोहिया और उषा मेहता के बारे में। तो ये दोनों क्या करते हैं? ये कांग्रेस रेडियो से जो है वो लगातार संबोधन दे रहे हैं। कहाँ से दे रहे हैं? कांग्रेस रेडियो जो है वहाँ से क्या कर रहे हैं? जनता को संबोधित करते हैं प्रतिदिन। कांग्रेस रेडियो से क्या कर रहे हैं? ये संबोधन दे रहे हैं, जनता को जो है वो आगे निर्देश इनके द्वारा प्रदान कर दिए जा रहे हैं। तो कांग्रेस रेडियो पर कार्य करने वाली महिला होगी उषा मेहता और राम मनोहर लोहिया। अरुणा आसफ अली ने क्या किया है? झंडा फहराया ग्वालियर टैंक मैदान के अंदर। सुमति मोरारजी और अच्युत पटवर्धन ने भी आंदोलनकारियों को संगठित करने का कार्य और आजाद दस्ते को जो है निर्माण करके और जयप्रकाश नारायण के द्वारा भी आंदोलन को जो है वो नेतृत्व प्रदान करने की यहाँ पे कोशिश की जाती है। ठीक बात है। कुल मिलाकर के हमने बात करी है आंदोलन के स्वतः स्फूर्त रूप की। अब इस स्वतः स्फूर्त रूप के द्वारा जो है यहाँ पर कुछ समानांतर सरकारें भी स्थापित कर ली जाती है। समानांतर सरकार का मतलब ये हो गया कि उन प्रदेशों से ब्रिटिश सत्ता को हटा दिया जाना, ठीक है, और ब्रिटिश सत्ता के स्थान पर अपनी खुद की सरकार स्थापित कर देना। ये क्या कहलाएगा? यहाँ पे समानांतर सरकारों की स्थापना कहलाएगा। तो इसके अंतर्गत हमें उदाहरण मिल जाते हैं, जैसे कि बलिया के अंदर। तो बलिया के अंदर चीतू पांडे के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? चीतू पांडे के नेतृत्व में जो है वो यहाँ पर एक अस्थायी समानांतर जो है वो सरकार की क्या होती है? स्थापना होती है। चीतू पांडे के नेतृत्व के अंदर। कौन सी जगह पे? बलिया के अंदर। मिदनापुर की बात करें तो मिदनापुर के अंदर जातीय सरकार की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है? जातीय सरकार की स्थापना होती है। ये जातीय सरकार यहाँ पर 17 दिसंबर 1942 से लेकर के और 1944 तक यहाँ पर ये कार्यरत रहती है। यानी कि इतने समय के अंतर्गत जो है कम से कम 1 से 1.5 साल तक जो है वो अंग्रेजों का यहाँ पे सरकार का कोई नामो निशानी दिखाई नहीं देता है। कौन सी जगह के ऊपर हम बात कर रहे हैं? ये बात हम कर रहे हैं मिदनापुर के अंतर्गत जातीय सरकार की स्थापना कर दी जाती है। इसके अलावा हम बात करते हैं सतारा के अंदर। तो सतारा के अंदर जो सरकार स्थापित हुई है वो नाना पाटिल के नेतृत्व में हुई है। किसके नेतृत्व में हुई है? नाना पाटिल के नेतृत्व में। और नाना पाटिल के नेतृत्व में ये जो
सरकार बनी है ये इस समानांतर सरकारों के मामले के अंतर्गत जो है वो सबसे दीर्घजीवी सरकार है। सबसे लंबे समय तक चलने वाली जो समानांतर सरकार है वो कौन सी है आपकी, ये हो गई आपकी सतारा की समानांतर सरकार, जिसकी स्थापना नाना पाटिल के द्वारा कर दी जाती है। सतारा आपका पड़ता है महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र में ये पड़ता है। बाकी ये आपके बलिया और जो मिदनापुर है ये बंगाल के अंदर आते हैं। तो कुल मिलाकर के समानांतर सरकारों की भी स्थापना जो है वो इस भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान यहाँ पे कर दी जाती है, जिसमें 3 जगहों के बारे में हमने अध्ययन किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो है वो सरकारी दमन चक्र इस समानांतर सरकारों के बाद में और 43 से जो है वो प्रारंभ कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि गांधी जी के द्वारा आमरण अनशन किया जाएगा 10 फरवरी 1943 से। घटना क्या हो रही है? घटना ये हो रही है कि सरकारी जो दमन चक्र है वो अब और अत्यंत जो है वो बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि जो द्वितीय विश्व युद्ध की जब हम बात कर रहे हैं तो ये द्वितीय विश्व युद्ध का वो समय आ जाता है जब धुरी राष्ट्र जो है वो उनका पतन होना प्रारंभ हो गया है और मित्र राष्ट्रों की जो है वो क्या हो रही है, यहाँ पे विजय होनी प्रारंभ हो गई है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो है वो गांधी जी क्या कर रहे हैं? आमरण अनशन का कार्य यहाँ पर करने वाले हैं। आमरण अनशन करने का भी यहाँ पे कारण ये मिलता है कि अंग्रेजी सरकार गांधी पर दबाव बनाती है। गांधी पे क्या दबाव बनाती है कि भाई भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत जो हिंसा हुई है उस हिंसा की आप क्या कीजिए? भर्त्सना कीजिए, यानी कि उसकी निंदा कीजिए, क्योंकि इसका कारण आप स्वयं हो। लेकिन गांधी जी का ये मानना नहीं है। गांधी जी का मानना ये है कि भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत जो हिंसा हुई है उस हिंसा की जिम्मेदार कौन है? अंग्रेजी सरकार स्वयं है। इसलिए हम जो है वो इस हिंसा की निंदा नहीं करने वाले हैं। और इस विरोध के अंतर्गत जो है वो गांधी जी क्या करते हैं? आमरण अनशन को प्रारंभ कर देते हैं। यानी कि गांधी जी का जो आमरण अनशन प्रारंभ हुआ तब इसका मतलब ये है कि ब्रिटेन जो है वो विश्व के मंच के ऊपर जो है वो उसको अब ज्यादा डर रहा नहीं है दूरी राष्ट्रों का। तो वो क्या कर रहा है? गांधी जी एक तरफ तो आमरण अनशन कर रहे हैं, भारतीय जनता गांधी जी के आमरण अनशन को तुड़वाना चाह रही है, गांधी जी को सकुशल जेल से बाहर लाना चाह रही है, जबकि अंग्रेजी सरकार क्या कर रही है? गांधी के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रही है। ऐसी परिस्थितियों के अंदर ही गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी है, कार्यकारिणी परिषद है, उसके 3 सदस्य जो है वो यहाँ पे सदस्यता से इस्तीफा दे देते हैं गांधी जी को रिहाई करने के मामले को लेकर के, जिसमें हम अणे महोदय का नाम पढ़ लेते हैं, सरकार महोदय और मोदी महोदय, एचपी मोदी के द्वारा। यानी कि 3 व्यक्ति है, एमएच, अणे, एनआर सरके और एचपी मोदी, यानी कि अणे मोदिनी सरकार, अणे मोदिनी सरकार है ना, एमएच अणे, एनआर सरकार, एचपी मोदी, ये 3 व्यक्ति जो है इनके द्वारा क्या किया जाता है? गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया जाता है। किसके विरोध में? गांधी जी को रिहाई नहीं करने के विरोध में। ठीक है, इसके बाद में जब पूरा जो है भारतीय जनमानस इसका विरोध करने लग जाता है तो जब 6 मई 1946 को क्या कर दिया जाता है? गांधी जी को यहां से रिहा कर दिया जाता है। आमरण अनशन जो है वो गांधी जी के द्वारा समाप्त होता है और गांधी जी क्या हो जाते हैं? 6 मई 1944 को यहाँ से रिहा कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से अब जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो जैसे जैसे जो है द्वितीय विश्व युद्ध के अंतर्गत कमजोरी आती गई, द्वितीय विश्व युद्ध के अंतर्गत जो मित्र राष्ट्र जो है वो शक्तिशाली बनते गए, तो जो है अंग्रेजी दमन चक्र उसका स्वरूप भयंकर होता गया, उसका स्वरूप जो है वो बढ़ता चला गया। यहाँ पे अगर हम बात करें दमन चक्र की, तो इस दमन चक्र के अंतर्गत जो दमन चक्र सरकार ने चलाया है, इस दमन चक्र में यहाँ पे लगभग 60,000 लोग जो है वो बंदी बनाए गए हैं। कितने लोग बनाए गए हैं? 60,000 लोगों को क्या किया गया है? यहाँ पे कैद किए गए हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं 10,000 लोगों की यहाँ पे क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है अंग्रेजी सरकार के द्वारा। और इस आंदोलन को दबाने के लिए जनता के ऊपर जो है वो बम बरसाए गए हैं। क्या करे गए हैं? बम बरसाए हैं अंग्रेजी सरकार ने। और क्या किया है? गोलियां का तो पता ही नहीं है कितनी गोलियां गई होगी, चलाई होगी, गोलियां चलाई और क्या किए? बम बरसाए हैं आंदोलनकारियों के ऊपर। ठीक प्रकार के तो ये जो दमन चक्र है बड़ा ही कठोर तरीके का दमन चक्र था। संपूर्ण गांवों के गांवों से जुर्माना वसूल किया गया है। क्या किया गया है? गांवों से, यानी कि जो आंदोलनरत गांव थे उनसे क्या किया है अंग्रेजी सरकार ने? यहाँ पे जुर्माना वसूलने का कार्य कर लिया है। तो दमन चक्र जो है अत्यंत कठोर था। इस वजह से क्या होता है, जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। लेकिन अब
यहाँ से एक बात तय हो गई है कि अब जो अंग्रेजों के बीच और भारतीय लोगों के बीच में जो बात होनी है, जो समझौता होना है, वो अब भारतीय स्वतंत्रता से कम किसी भी हालत में नहीं हो सकता था। ठीक बात है, ये यहाँ से जो है वो इस आंदोलन का हमें परिणाम मिल जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि इस भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में अन्य जो दल थे भारत के अंदर, जो अन्य राजनीतिक पक्ष थे, उनकी क्या प्रतिक्रिया इस आंदोलन के संबंध में रही थी। तो हम बात करते हैं सबसे पहले मुस्लिम लीग के बारे में। तो जो मुस्लिम लीग है, ये इस मुस्लिम लीग जो है वो आंदोलन से स्वयं को क्या रखती है, बिल्कुल ही अलग रहती है। आंदोलन के अंतर्गत जो है वो ये भाग नहीं लेती है। यहाँ तक कि ये मुस्लिम लीग जो है अपने अनुयायियों को इस भारत छोड़ो आंदोलन से दूर रहने की जो है वो क्या देती है, सलाह देती है, यानी कि यहाँ पे ये नहीं रहते। इसके अलावा जब ये भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा होता है और भारत का जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस का, वो कहाँ पर है, जेल के अंदर बंद है, उसी समय दिनांक मिलती है आपको 23 मार्च 1943 को। ये क्या करते हैं, पाकिस्तान दिवस मनाते हैं। मुस्लिम लीग क्या कर रही है इस समय में, पाकिस्तान दिवस मना रही है, पाकिस्तान दिवस। ठीक बात है, 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया जा रहा है मुस्लिम लीग के द्वारा। जिस समय भारत के आंदोलनकारियों के ऊपर बम बरसाए जा रहे हैं, गोलियां बरसाई जा रही हैं, उस समय ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग पाकिस्तान दिवस का जो है वो यहाँ पे मनाना कर रहे हैं। फिर आता है साम्यवादी दल। साम्यवादी दल जो है, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन को वापस लेने के लिए दबाव बनाया। क्या किया है, भारत छोड़ो आंदोलन को बंद करने का, समाप्त करने का जो क्या कर रहे हैं, ये दबाव बना रहे हैं कांग्रेस पे, समाप्त करने की बात कर रहे हैं। यानी कि इन्होंने भी इसके अंतर्गत, साम्यवादी दल ने भी भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया है, ये इससे कोई सामंजस्य नहीं बना रहे हैं। इसके अलावा देखते हैं कम्युनिस्ट पार्टी। जो कम्युनिस्ट पार्टी है, इसने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया है और अंग्रेजों का सहयोग किया है। क्या किया है, अंग्रेजों का सहयोग करते हैं ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ये क्या कर रहे हैं, अंग्रेजों का सहयोग कर रहे हैं। भारतीय जो लोग हैं, भारतीय जो आंदोलनकारी है, उनका क्या कर रहे हैं, ये लोग सहयोग कर रहे हैं। यहाँ पर एक चीज ध्यान दे देनी होगी हमें कि ये जिस भी दलों का हमने नाम लिखा है, चाहे वो मुस्लिम लीग होगी, चाहे साम्यवादी दल हुआ, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हुआ, इनका जो नेतृत्व है, उनके द्वारा इस प्रकार के जो कार्य है वो किए जा रहे हैं, यानी कि राष्ट्रीय हित को नजरअंदाज करते हुए कार्य किए गए। लेकिन आम आदमी, चाहे वो कौन से दल का है, कम्युनिस्ट का है, साम्यवादी का है या फिर मुस्लिम लीग का है, आम आदमी जिसको पार्टी से बढ़कर के अपना देश जो है वो महत्वपूर्ण लग रहा है, वो सभी लोग जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर शामिल हो रहे थे। तो ये बात तो थी दलों की। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इस समय भारत का विद्यार्थी वर्ग, कौन सा, विद्यार्थी वर्ग, भारत की महिलाएं, भारत के किसान और इसके अलावा कौन सा वर्ग, मजदूर वर्ग, यानी कि मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, महिलाएं, विद्यार्थी, इन सब ने जो है वो आंदोलन के अंदर क्या किया है, समर्थन दिया है, बढ़ चढ़ करके भाग लिया है, सक्रिय रूप से जो है वो हिस्सेदारी इस वर्ग ने क्या की है, भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत अपनी निभाई है। ठीक बात है। तो हमने कुल मिलाकर के असहयोग आंदोलन के बारे में सारी बातों को जान लिया है और इन असहयोग आंदोलन के जो होने के कारण अब क्या किया जाएगा, अंग्रेजी सरकार जो है वो काफ़ी दबाव महसूस कर रही है और भारतीयों को जो कुछ है नया देने के लिए, अर्थात कुछ सुधार अधिनियम लागू करने के लिए एक नई योजना, जिसको हम वेवेल योजना के नाम से पढ़ने वाले हैं, वो लेकर के यहाँ पर आती है। तो आगे देखते हैं कि वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन। ठीक बात है। तो वेवेल योजना क्या है उसके बारे में बात करें तो वेवेल योजना को लागू करने के कारणों के बारे में सबसे पहले हमें बात करनी होती है। तो यहां पर देखिए, अब पहला बिंदु हमने लिखा है, विश्व युद्ध के अंदर अंग्रेजों की क्या हो रही है, दुर्बल स्थिति हो रही है। यानी कि अब वो स्थिति आ चुकी है जब इंग्लैंड पहले क्या हुआ करता था, पूरे विश्व के अंदर सबसे सर्वेसर्वा हुआ करता था, सैनिक शक्ति के कारण, आर्थिक शक्ति के कारण। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में जो है प्रथम श्रेणी के जो राष्ट्र है वो बन चुके हैं, रूस बन चुका है, चीन बन चुका है और इसके अलावा अमेरिका जो है वो प्रथम श्रेणी के राष्ट्रों के रूप में स्थापित हो गए हैं, जबकि इंग्लैंड जो है वो द्वितीय श्रेणी के राष्ट्र के रूप में अब स्थापित हो रहा है। यानी कि आर्थिक रूप से और सैनिक शक्ति के रूप से जो है वो इंग्लैंड क्या हो चुका है, यहाँ पे कमजोर हो चुका है। इसका मतलब क्या हुआ, अब अंग्रेजों की स्थिति कैसी है, विश्व के अंदर दुर्बल स्थिति सामने आ रही है। इसलिए भारत को इस सैनिक कमजोर सैनिक शक्ति और आर्थिक शक्ति के द्वारा जो है अब ज्यादा समय तक अधिकार में नहीं रखा जा सकेगा। इसके अलावा देखिए,
आजाद हिंद फौज और जापान का क्या हो रहा है, भय हो रहा है। किसको भय हो रहा है, ये परिस्थितियों का जो अध्ययन है आजाद हिंद फौज वाला और जापान के भय का, ये हम पिछले भाग के अंतर्गत अध्ययन कर चुके हैं। तो इसी भय के कारण जो है वो नया एक सम्मेलन लाया जा रहा है। वहां पर कौन सा सम्मेलन होगा, वेवेल योजना होगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि इंग्लैंड में आगामी चुनाव का समय आ रहा है। इंग्लैंड का इस समय का जो प्रधानमंत्री है, ये प्रधानमंत्री क्या कर रहा है, ये प्रधानमंत्री है चर्चिल। कौन है, चर्चिल। और चर्चिल के द्वारा अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे इंग्लैंड के अंदर चुनाव होने वाले हैं और आगामी चुनावों के अंदर जो है वो लेबर पार्टी का प्रभाव दिख रहा है। कौन सी पार्टी का, लेबर पार्टी जो है इसका प्रभाव दिख रहा है। और लेबर पार्टी के प्रभाव को समाप्त करने के लिए भारत का जो राजनीतिक गतिरोध है उसे समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि लेबर पार्टी जो है वो यहाँ पर अपने चुनावी घोषणा पत्र के अंदर स्पष्ट लिख रही है कि हम भारत के मुद्दे का कोई ना कोई जो है वो हल निकालने का प्रयास करेंगे। तो इस वजह से अब जो यहाँ पर चर्चिल प्रधानमंत्री है, ये क्या करता है, वेवेल को जो है, लॉर्ड वेवेल को यहाँ पे गवर्नर जनरल बना करके भेजता है 1945 के अंदर। और वेवेल को कहा जाता है कि भारतीयों के संबंध में जो है वो एक योजना बना करके प्रस्तुत कर दी जाए। तो देखिए अब वेवेल के द्वारा क्या योजना बनाई जाती है जिसकी हम अध्ययन करें, तो यहाँ पे हमें दो बिंदुओं का जो है वो अध्ययन करना होता है वेवेल योजना की विशेषताओं के अंतर्गत। पहला हमें मिलता है गवर्नर जनरल की नई कार्यकारिणी परिषद बनाना। क्या मिलता है, पहला कार्य मिल रहा है गवर्नर जनरल जो है उसकी। देखिए पहले हमने अध्ययन किया है कि जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी है उसके अंतर्गत भारतीयों का कोई योगदान नहीं है। एक जो व्यक्ति है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को चुना गया था, उसके बाद में कुछ संख्या बढ़ा दी गई, लेकिन जो बहुमत है कार्यकारिणी के अंतर्गत वो कौन सा है, वो अंग्रेजों का ही बहुमत माना जाता है। तो अब अंग्रेजों की इस कार्यकारिणी के अंदर यानी कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी जो परिषद होगी उसमें ये कह रहे हैं कि भाई क्या हम करेंगे इस कार्यकारिणी परिषद के अंतर्गत, इसमें जितनी संख्या हिंदुओं की हम रखने वाले हैं, हिंदुओं की क्या करेंगे, जितनी संख्या रखेंगे उतनी ही संख्या हम किसकी रखेंगे, मुस्लिम लीग के लोगों की जो है वो संख्या रखेंगे, मुस्लिम संख्या भी उतनी ही रखेंगे। बराबर मात्रा में हम क्या करेंगे, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के जो है वो सदस्यों को यहाँ पे हम कार्यकारिणी परिषद के अंतर्गत जो है वो स्थान देने वाले हैं। यानी कि यहाँ पर किसका हो गया, कांग्रेस के अंदर जो कांग्रेस के जो सदस्य शामिल होंगे उसकी संख्या, और यहाँ पे जो है वो हो गया लीग के सदस्यों की संख्या, क्या रखेंगे हम, बराबर रखेंगे। इसके अलावा इसने कहा है कि जो ये नई कार्यकारिणी परिषद बनाई जा रही है, इस नई कार्यकारिणी परिषद के अंदर दो व्यक्ति जो है वो हमारे अंग्रेज होंगे। पहला कौन, एक तो ये कहता है गवर्नर जनरल, कौन हो गया, स्वयं गवर्नर जनरल, और दूसरा कौन सा हो गया आपका सेनाध्यक्ष, कौन हो गया, सेनाध्यक्ष। ये दो व्यक्ति जो है ये क्या होंगे, ये दोनों ही अंग्रेज होंगे। इनके अलावा जो है क्या होगा, सभी जो व्यक्ति होंगे वो भारतीय होंगे इस नवीन कार्यकारिणी परिषद के अंतर्गत। कुल मिलाकर के ये कह रहे हैं कि हम एक नवीन कार्यकारिणी परिषद बनाएंगे गवर्नर जनरल की, जिसमें गवर्नर जनरल और सेनाध्यक्ष ये दो पद तो अंग्रेजों को दिए जाएंगे, इसके अलावा जितनी भी संख्या होगी उसमें लीग और कांग्रेस के जो है बराबर सदस्यों को लिया जाएगा। सेकंड ये कहते हैं वेवेल योजना के अंदर कि प्रांतों के अंतर्गत जो है वो क्या करेंगे, मिली जुली सरकार की वो क्या करेंगे, एक स्थापना करने वाले हैं। ठीक बात है। तो ये जो वेवेल योजना है इसके ये दो प्रस्ताव है, ये वेवेल योजना के क्या है, प्रस्ताव है। और इन प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए, इन प्रस्तावों पर क्या करनी है, चर्चा करनी है। इसलिए इन प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए वो शिमला के अंदर एक सम्मेलन बुलाया जाता है लॉर्ड वेवेल के द्वारा। तो हम देखते हैं शिमला सम्मेलन। शिमला में सम्मेलन क्यों बुलाया जा रहा है, क्योंकि जो हमने दो प्रस्ताव पढ़े हैं उन दोनों प्रस्तावों पर क्या करना चाहते हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो पहला देखिए शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन कब आयोजित हो रहा है, 25 जून जो है 1945 को ये आयोजित हो रहा है। 25 जून 1945 को लॉर्ड वेवेल की अध्यक्षता में आयोजित होने वाला है। अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या प्रस्ताव रखा जाता है शिमला सम्मेलन के अंतर्गत। तो शिमला सम्मेलन के अंतर्गत प्रस्ताव रखा गया है कि आप 14 सदस्यों की एक कार्यकारिणी परिषद बनाई जाएगी। कितने सदस्यों की कार्यकारिणी परिषद बनने वाली है, यानी कि जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद है उसमें 14 सदस्य होंगे। इन 14 सदस्यों में कौन कौन होगा, तो बात करते हैं कांग्रेस के द्वारा कि कांग्रेस के कितने व्यक्ति होंगे, तो कांग्रेस के व्यक्ति होंगे 5। कितने सदस्य होंगे, कांग्रेस के 5 होंगे। इसके अलावा देखिए मुस्लिम लीग के कितने सदस्य होंगे, तो मुस्लिम लीग के भी कितने सदस्य होंगे, 5। ठीक बात है। यहां पर पहली गड़बड़ तो की जा रही है वेवेल के द्वारा कि कांग्रेस जो बहुत बड़े लोगों का संगठन है, कांग्रेस का जो जनाधार है वो लीग से कई गुना ज्यादा है, जबकि लीग के जो जनाधार है वो बहुत ही कम है। उसके बावजूद क्या किया जा रहा है, दोनों को जो है वो समान वेटेज दिया जा रहा है।
कांग्रेस और मुस्लिम लीग को, यानी कि मुस्लिम लीग को जरूरत से ज्यादा महत्व दिया जाना, ये भी जो है आगे चल करके हम देखेंगे हमारे लिए नुकसानदेह साबित होता है। तो कांग्रेस के 5 और लीग के भी कितने व्यक्ति? 5। ये बात भी कांग्रेस के द्वारा जो है यहाँ पर मंजूर कर ली जाती है। तो ये तुष्टीकरण की नीति है, इसको भी हम आगे देखेंगे, ये भी नुकसानदेह रहने वाली है। कांग्रेस के 5 सदस्य तो मान लिए गए, लेकिन कांग्रेस ने ये कहा कि भाई 4 सदस्यों के नाम तो इन्होंने दिए, प्लस जो एक 5वां सदस्य दिया उसके रूप में इन्होंने नाम दिया मौलाना अबुल कलाम आजाद का। किसका नाम दिया? मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम इन्होंने प्रस्तावित किया, लेकिन इनका नाम जो है मुस्लिम लीग को मान्य नहीं है। मुस्लिम लीग ने कहा कि जितने भी आपको अपने व्यक्ति देने, आप अपने कोई भी व्यक्ति दो, मुस्लिम जो है मुसलमान जाति का व्यक्ति जो है वो कांग्रेस उसका नाम नहीं दे सकती। मुस्लिम जो है उसका नाम सिर्फ और सिर्फ कौन देंगे? हम, यानी कि लीग ही दे सकती है। इस बात पर जो है वो क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में गतिरोध उत्पन्न हो रहा है और इस कारण से ये जो समझौता है वो सफल नहीं हो पाता है। और लीग के कारण, लीग का जो अड़ियल रुख है, लीग ने ये बात नहीं मानी कि भाई मौलाना आजाद का नाम, यानी कि एक मुसलमान का नाम जो है वो कांग्रेस प्रस्तुत करे। ये बात जब मुस्लिम लीग के द्वारा नहीं मानी जाती है तो वेवेल के द्वारा ये क्या किया जाता है, ये योजना जो है वो ये असफल करार कर दी जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इसका मतलब ये हो रहा है कि मुस्लिम लीग ने बात नहीं मानी तो इसका मतलब योजना भी नहीं आई, यानी कि मुस्लिम लीग अगर मानती तो योजना आती, मुस्लिम लीग ने मना किया तो योजना नहीं आई, यानी कि मुस्लिम लीग के पास तो क्या है? वीटो पावर है। क्या है? वीटो पावर है। अंग्रेजों के द्वारा, लॉर्ड वेवेल के द्वारा इस शिमला सम्मेलन के अंतर्गत लीग के मना करने के कारण ये योजना ही अस्वीकार कर दी गई। यही क्या है? मुस्लिम लीग को दिए जाने वाला, अंग्रेजों के द्वारा दिए जाने वाला वीटो पावर है। और इसी के कारण जो है मुस्लिम लीग की जो है वो हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ जाती है अपनी मांगों को रखने के अंतर्गत। ठीक बात है। तो ये हुआ आपका शिमला सम्मेलन। उसके बाद में घटना आती है 1946 के अंतर्गत, जिसको हम पढ़ने वाले हैं नौसेना विद्रोह के नाम से। नौसेना विद्रोह, हालांकि इसने इस चीज को हमने थोड़ा सा पहले समझा भी है, जब हमने आजाद हिंद फौज को पढ़ा है तब हमने इसको समझा था। थोड़ा इसको विस्तृत रूप से और देख लेते हैं। फरवरी 1946 के अंदर ये घटना होती है। तलवार नामक एक जहाज है, ये तलवार क्या है? एक जहाज है। और इस तलवार नामक जहाज की दीवारों पर लिखा गया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। क्या लिखा गया? अंग्रेजों भारत छोड़ो। ठीक है, इस जहाज की दीवार पे अंग्रेजों भारत छोड़ो लिखा गया। ठीक, तलवार नामक क्या है? ये जहाज है। और इस जहाज के द्वारा ही यहाँ पर 20,000 सैनिकों के द्वारा जो है वो अंग्रेजों का वो खिलाफ में विद्रोह कर दिया जाता है। 20,000 क्या हो गए? सैनिक हो गए। ठीक है, और इन सैनिकों ने क्या नियुक्त करी है? एक हड़ताल समिति जो है वो नियुक्त करी है अपने सबकी मांगों को मनवाने के वास्ते। अब हड़ताल समिति जो नियुक्त की है, इनके अगर अध्यक्ष की बात करें तो इनका अध्यक्ष चुना गया है MS खान को। किसको चुना गया है? MS खान। MS समझ करके आपको MS धोनी याद आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे नाम याद रख लेना है हमको MS खान का। ठीक है, तो MS खान के नेतृत्व के अंतर्गत यहाँ पे क्या स्थापित होती है? हड़ताल समिति, जिसके अंतर्गत 20,000 से ज्यादा जो सैनिक है वो हड़ताल में भाग ले रहे होते हैं। बात करते हैं कि इनकी मांग क्या है, इनके द्वारा ये जो आंदोलन किया जा रहा है, विद्रोह किया जा रहा है, ये क्यों किया जा रहा है? तो देखिए, कई सारे जो है वो यहाँ पे मांग के अंदर बिंदु बनते हैं, तो हमें एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर अंग्रेजों का जो है जातीय व्यवहार, क्या है? अंग्रेजों का जातीय व्यवहार जो है वो प्रमुख कारण बन रहा है। अंग्रेजों का जातीय व्यवहार, यानी कि अंग्रेज अपने आप को क्या मान रहे हैं? भारतीय सैनिकों से ज्यादा जो है वो श्रेष्ठ मान रहे हैं, अपने आप को ज्यादा जो है वो मान रहे हैं, जबकि भारतीयों के साथ में दुर्व्यवहार यहाँ पे हो रहा है जातीय आधार पे। सेकंड देखिए, सेकंड इनकी मांग है समान वेतन। क्या है? समान वेतन। अंग्रेज जो है समान पद पर है, अंग्रेज और भारतीय, लेकिन अंग्रेज को क्या है? वेतन ज्यादा मिल रहा है, जबकि भारतीय को वेतन कम मिल रहा है, तो ये समान वेतन की मांग कर रहे हैं। इनको खराब भोजन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? खराब भोजन की शिकायत है इनकी, तो ये क्या चाहिए? अच्छा भोजन चाहिए। इस वजह से भी ये क्या कर रहे हैं? ये विद्रोह कर रहे हैं, ये इनकी मांग मानी जाती है। इसके अलावा देखिए, चौथा है इनका INA के सैनिकों की आज़ादी। INA के सैनिकों की क्या मांग रहे हैं? ये आज़ादी मांग रहे हैं। INA के सैनिकों की आज़ादी मांग रहे हैं। इसके अलावा भारतीय सैनिक जो इंडोनेशिया भेज दिए गए थे, कहाँ पे भेज दिए गए थे? इंडोनेशिया भेज दिए गए हैं सेकंड वर्ल्ड वार के टाइम में, तो इंडोनेशिया से भारतीय सैनिकों की वापसी का ये मांग करते हैं। इंडोनेशिया से क्या कर रहे हैं? भारतीय सैनिकों की वापसी। इंडोनेशिया से भारतीय सैनिकों की वापसी।
ठीक बात है। तो ये कुछ मांगे थी, इन मांगों को लेकर के और जो है भारतीय नौसेना ने क्या किया है, फरवरी 1946 के अंदर जो है वो यहाँ पे विद्रोह कर दिया है और यहाँ पर एक हड़ताल समिति नियुक्त हुई है जिसके अध्यक्ष कौन है, MS खान जो है वो इसके अध्यक्ष यहाँ पर नियुक्त किए जाते हैं। हम बात करते हैं कि इस विद्रोह को, नौसेना के विद्रोह को व्यापक जन समर्थन भी प्राप्त हो रहा है, जिसके अंतर्गत हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो बंबई के नागरिक है, कौन है, बंबई के नागरिक है, इनके द्वारा क्या किया जाता है, इन सैनिकों के लिए हड़ताल के समय में क्या कर रहे हैं, भोजन, खाना और पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, जनता व्यवस्था कर रही है इन सैनिकों के लिए, यानी कि अपार जन समर्थन जो है वो इनको मिल रहा। 20,000 व्यक्तियों के लिए बंबई के नागरिक क्या कर रहे हैं, भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए बंबई के जो मजदूर है, बंबई के जो मजदूर वर्ग है, इनके द्वारा भी क्या की जा रही है, मिलें बंद कर दी गई हैं, हड़ताल की जा रही है। इस सैनिक विद्रोह के समर्थन में ये हड़ताल कर रहे हैं जो है मजदूर। और यहाँ पे जो है वो बंबई की मिलें क्या कर दी गई है, काफी लंबे समय से बंद पड़ी है। सारे मजदूर जो है वो इस सेना के समर्थन के अंदर क्या चले गए हैं, हड़ताल पर चले गए हैं। नागरिक क्या कर रहे हैं, भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, यानी कि व्यापक जन समर्थन जो है वो इनको प्राप्त हो रहा है, नौसेना के सैनिकों को। इसके बाद में यहाँ पर 1946 के अंदर ही वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, यानी कि इस नौसैनिक जो विद्रोह हो रहा है इसमें मुस्लिम सैनिक भी भारतीय है और भारतीय हिंदुओं के भी सैनिक हैं। तो इन दोनों को जो है वो आह्वान किया जाता है, किसके द्वारा, सरदार पटेल के द्वारा और जिन्ना के द्वारा, ये सारी मांगे जो है वो माने जाने का और इनके प्रति कोई कठोर दंड नहीं दिए जाने का यहाँ पे क्या किया जाता है, इनके द्वारा विश्वास दिलाया जाता है, आह्वान किया जाता है। तब जाकर के ये जो है आंदोलन जो है वो, विद्रोह जो है वो क्या होता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन अंग्रेजों को ये महसूस करवा देते हैं कि जब सेना के अंदर भी विद्रोह प्रारंभ हो गया है तो अब जो है वो ज्यादा समय तक क्या नहीं किया जा सकता है, भारत को जो है वो गुलाम बना करके रखा जा नहीं सकता है। इसके बाद में भारतीयों की आज़ादी की तरफ आगे बढ़ने के लिए जब ये सारी विद्रोह की घटनाएं प्रारंभ हो चुकी है तो अंग्रेजी सरकार के द्वारा कैबिनेट मिशन जो है वो लाया जाता है, जो हम देखते हैं कैबिनेट मिशन कब आया है, 1946 के अंदर आया है, जिसका त्रिसदस्यीय दल है। मतलब कि इसमें कितने लोग हैं कैबिनेट मिशन के अंतर्गत, इसमें 3 लोग पाए गए हैं। पहला कौन है, देखिए बात करते हैं पैथिक लॉरेंस की। कौन है पहला, पैथिक लॉरेंस जो है वो इसमें है, पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस कौन है, ये उस समय का भारत सचिव है। कौन है, भारत सचिव है, भारत सचिव के पद पर कार्यरत है। इसके अलावा देखिए दूसरे व्यक्ति का नाम पढ़ते हैं। दूसरे व्यक्ति का हमें यहाँ पे नाम मिल जाता है अलेक्जेंडर, AV अलेक्जेंडर। क्या नाम मिलता है, AV अलेक्जेंडर। इसके अलावा हमें यहाँ पे एक नाम मिल जाता है स्टेफर्ड क्रिप्स जो है वो इसका सदस्य है। ये स्टेफर्ड क्रिप्स कौन है, ये बोर्ड ऑफ ट्रेड का अध्यक्ष है। ये कौन है, बोर्ड ऑफ ट्रेड का अध्यक्ष है इंग्लैंड के अंदर। बोर्ड ऑफ ट्रेड का अध्यक्ष कौन है, स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक बात है। इसके अलावा अलेक्जेंडर कौन है, ये अंग्रेजों की नौसेना का मंत्री है। क्या है, नौसेना का मंत्री है अलेक्जेंडर, AV अलेक्जेंडर। पैथिक लॉरेंस, AV अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ये क्या है, बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष है। तो इन तीनों व्यक्तियों का एक दल है, कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। 3 सदस्यों का एक दल है। और इस कैबिनेट मिशन ने भारत आने के बाद में भारत के विभिन्न राजनीतिक पक्षों से ये क्या करता है, मुलाकात करता है। सभी राजाओं से मुलाकात करता है, सभी नवाबों से मुलाकात करता है, कांग्रेस के सदस्यों से, लीग के सदस्यों से और अन्य राजनीतिक पक्षों से ये क्या करता है, मुलाकात करता है। और मुलाकात करने के बाद में प्रस्ताव रखता है, अपनी योजना को यहाँ पर पेश करता है, जिसमें पहला बिंदु ये देते हैं भारतीय संघ का निर्माण किया जाए। किसका निर्माण किया जाए, भारतीय संघ का निर्माण किया जाए, जिसमें कौन होगा, ब्रिटिश भारत और देसी रियासतें उनमें क्या होगी, शामिल होने वाली है। यानी कि ब्रिटिश भारत यानी कि जो अंग्रेजों के अधीन, अंग्रेजों का जहां पे डायरेक्ट शासन चल रहा है वो वाला भाग, और देसी रियासतें, दोनों को मिलाकर के क्या किया जाएगा, एक भारतीय संघ का गठन किया जाएगा। इस भारतीय संघ के पास में क्या होगा, देखिए इसके पास में उत्तरदायित्व की अगर बात करें तो विदेश मामले हो गए, प्रतिरक्षा हो गया, क्या हो गया, प्रतिरक्षा का मामला हो गया, और संचार के मामले हो गए। ये जो है यातायात, संचार,
प्रतिरक्षा और विदेश मामले, इनका उत्तरदायित्व किसका होगा? इस भारतीय संघ का रहेगा। इसके अलावा जो भी मामले हैं वो किसके पास में होंगे? प्रांतों के पास में होंगे। लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि प्रांतों को पृथक समूह बनाने का अधिकार दिया जा रहा है, यानी कि भारतीय संघ के अंदर शामिल हो या फिर अलग से कोई समूह बनाए तो उसका भी जो है वो उनको क्या दिया जा रहा है? अधिकार दिया जा रहा है। और फिर बात होती है कि एक संविधान सभा का क्या किया जाएगा? यहाँ पर गठन किया जाएगा। एक संविधान सभा का गठन होने वाला है। तो इसका क्या किया है? कांग्रेस ने भी और लीग ने भी स्वागत किया है। कांग्रेस और लीग जो है वो दोनों ही इसका क्या कर रही है? स्वागत कर रही है कि ठीक है भाई, ये योजना ठीक है, हम बनाते हैं संविधान सभा को। ठीक है, तो इस योजना का स्वागत हुआ। अब देखिए संविधान सभा का क्या करना है? गठन करना है। तो अब बोलिए संविधान सभा का गठन किस प्रकार से किया जाएगा? तब इस कैबिनेट मिशन ने कहा कि भाई संविधान सभा का गठन इस प्रकार से होगा कि संविधान सभा के जो सदस्य है वो कौन होंगे? तो बोले ये अप्रत्यक्ष चुनाव से हम लेने वाले हैं। क्या करेंगे हम? अप्रत्यक्ष चुनाव से जो है वो इस संविधान सभा के सदस्यों का हम जो है वो निर्धारण करने वाले हैं। अब अप्रत्यक्ष चुनाव आप करोगे कहां से? तो इन्होंने कहा कि जो प्रांतों की विधायिका है, कहां से? प्रांतों की जो विधान सभाएं हैं वहां से हम इनका चुनाव करने वाले हैं। प्रांतों की विधानसभा से हम क्या करेंगे? अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों को प्राप्त करने वाले हैं। ठीक बात है भाई। कितने प्रांतों से कितने, क्या पैमाना रहेगा, कितने सदस्यों को आप लेने वाले हो? तो इन्होंने कहा कि 10 लाख की जनसंख्या जो है, कितनी जनसंख्या? 10 लाख की जब जनसंख्या है तो उसके लिए एक प्रतिनिधि हम लेने वाले हैं। कितना लेंगे? 10 लाख की जनसंख्या पर हम कितना लेंगे? एक प्रतिनिधि लेने वाले हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमने देखा कैबिनेट मिशन के द्वारा 3 प्रस्ताव रखे गए। एक भारतीय संघ का निर्माण किया जाने वाला है, जिसके अंतर्गत हम देख रहे हैं भारतीय संघ में कौन कौन शामिल होने वाला है। तो पहली बात हम देख रहे हैं कि ब्रिटिश जो भारत है वो भारतीय संघ में शामिल होने वाला है। सेकेंड हम देख रहे हैं कि जो देशी रियासतें हैं वो भी इस भारतीय संघ में शामिल होने वाली है। उसके बाद में क्या कह रहा है कि देशी रियासतों को पृथक समूह बनाने का भी क्या रहेगा? अधिकार रहेगा। फिर हम तीसरी बात देखते हैं कि यहाँ पर एक संविधान सभा के गठन की बात की जा रही है, यानी कि संविधान सभा का गठन किस प्रकार से होगा? तो अप्रत्यक्ष चुनाव से प्रांतों की विधानसभाओं से सदस्य चुने जाएंगे। कितने चुने जाएंगे? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि लिया जाने वाला है। तो इस प्रकार से कैबिनेट मिशन की ये जो योजना है, इस योजना के आधार पे भारत के अंदर क्या करवाए जाएंगे? अंतरिम सरकार का गठन होगा, चुनाव करवाए जाएंगे। और इस चुनाव से किसका गठन होने वाला है? एक अंतरिम सरकार का जो है वो क्या होने वाला है? गठन यहाँ पर होने वाला होगा। ठीक बात है। तो अब हम अगले भाग के अंतर्गत क्या देखेंगे? एक अंतरिम सरकार का जो है वो गठन देखने वाले हैं। तो इससे पहले अगर हम बात करें कि जो अंतरिम सरकार का यहाँ पे गठन होने वाला है, तो अंतरिम सरकार का गठन होने से पहले क्या होना है? संविधान सभा के द्वारा क्या होने वाले हैं? जो है चुनाव होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर एक समस्या आ जाती है। समस्या क्या आती है? देखिए समस्या ये आती है कि जो संविधान सभा के गठन के बाद में हमने यहाँ पर बात कर ली कि जो नियुक्त किए जाएंगे अंतरिम सरकार के अंदर सदस्य, यानी कि क्या बनने वाली है? अंतरिम सरकार बनने वाली है। तब यहाँ पर कांग्रेस क्या कहती है? कांग्रेस कहती है कि इस अंतरिम सरकार के अंदर कांग्रेस की तरफ से, किसकी तरफ से? कांग्रेस की तरफ से एक राष्ट्रवादी मुसलमान व्यक्ति को भी शामिल किया जाएगा। किसको शामिल किया जाएगा? राष्ट्रवादी मुस्लिम व्यक्ति को है वो शामिल करने का अधिकार मांग रही है। कौन मांग रही है? कांग्रेस मांग रही है राष्ट्रवादी मुस्लिम को शामिल करना। ठीक बात है। लेकिन मुस्लिम लीग जो है वो अपनी बात पर अड़ी हुई है। वो कह रहे हैं कि किसी भी मुस्लिम व्यक्ति को प्रतिनिधि आप बना ही नहीं सकते। मुस्लिम व्यक्ति को प्रतिनिधि बनाने का हक तो सिर्फ किसको है? मुस्लिम लीग को ही है। तो इस प्रकार से इस मांग को क्या कर रहा है? इस मांग को माना नहीं जा रहा है। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। इसलिए 29 जुलाई 1946 का टाइम आता है और 29 जुलाई 1946 को मुस्लिम लीग क्या कर देती है? कैबिनेट मिशन प्रस्ताव को अपनी जो सहमति दी गई थी उस सहमति को क्या करते हैं? ये वापस ले लेते हैं। तो देखिए 29 जुलाई 1946 को लीग के द्वारा, लीग क्या करती है? लीग जो है वो प्रस्ताव वापस लेती है। कौन सा प्रस्ताव वापस लेती है? कौन सा? अपनी सहमति का। ठीक है, प्रस्ताव कौन सा? कैबिनेट मिशन से जो सहमति थी इनकी, उसको क्या कर लेती है? कैबिनेट मिशन से सहमति का प्रस्ताव ये क्या कर लेती है? मुस्लिम लीग वापस ले लेती है।
सहमति का प्रस्ताव जो है वो वापस ले लिया जाता है। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। अब मुस्लिम लीग कहती है कि हमें क्या करना है, हमें तो आपके साथ काम करना ही नहीं है, हमें तो अलग से जो है वो एक राष्ट्र चाहिए पाकिस्तान के रूप में, और अलग से हम राष्ट्र आपसे प्राप्त करके रहने वाले हैं, और इसके लिए जो है वो हिंसा की प्रक्रिया मुस्लिम लीग के द्वारा अपना ली जाती है। उसके बारे में बात करें उससे पहले हम देख लेते हैं, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रह जाता है कैबिनेट मिशन। तो एक बार इसको पुनः देख लेते हैं कि क्या चीजें जो है वो हमने यहाँ पर बात करी है। तो देखिए, कैबिनेट मिशन के बारे में बात करते हुए हमने कहा कि 3 सदस्यों का एक दल जो है वो यहाँ भारत आता है, जिसके अंतर्गत हमने बात करी थी कि एक तो है पैथिक लॉरेंस जो उस समय के भारत सचिव है, इसके अलावा स्टेफर्ड क्रिप्स है जो नौसेना के मंत्री है, और एक एवी अलेक्जेंडर है वो नौसेना के मंत्री है। क्रिप्स जो है वो क्या है, आपके बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष है। ठीक है, ये तीनों व्यक्ति जो है वो यहाँ पर आते हैं और इनके द्वारा एक प्रस्ताव रखा जाता है जिसमें ये कहते हैं कि एक भारतीय संघ का गठन किया जाने वाला है। भारतीय संघ का उत्तरदायित्व क्या होगा? तो प्रतिरक्षा के मामले, विदेश संबंधों के मामले और संचार व्यवस्था जो है उसका जो मामला है वो सबका उत्तरदायित्व किसके पास रहने वाला? भारतीय संघ के पास। अन्य मामले जो है प्रांतों के पास में होंगे। प्रांत जो है वो अपना क्या बना सकेंगे? पृथक समूह बनाने का भी अधिकार उनको मिलेगा, और एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान सभा का गठन कैसे? अप्रत्यक्ष चुनाव से किया जाने वाला। संविधान सभा का गठन होकर के अंतरिम सरकार बनने वाली है, और इस अंतरिम सरकार के अंतर्गत जो है वो कांग्रेस मांग कर रही है कि राष्ट्रवादी मुसलमान को हम भी यहाँ पर जो है वो अपना प्रतिनिधि बना सकते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग इसका क्या करती है? विरोध करती है, और कैबिनेट मिशन को अपनी जो सहमति दी हुई है वो सहमति 29 जुलाई 1946 को क्या कर लेती है? ये वो सहमति वापस ले लेते हैं, और अब जो है वो प्रत्यक्ष कार्यवाही का जो है ये यहाँ पर ऐलान करते हैं, यानी कि सीधी कार्यवाही करेंगे। किसके लिए? पाकिस्तान को प्राप्त करने के लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हम देखते हैं कि सीधी कार्यवाही दिवस या प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस क्या है। ये घोषित किया जाता है मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 को। कब घोषित किया जाता है? 16 अगस्त 1946 को जो है वो प्रत्यक्ष कार्यवाही या सीधी कार्यवाही दिवस जो है वो मनाया जाता है। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। ये सीधी कार्यवाही दिवस कौन कर रहा है? लीग कर रहा है। यानी कि अब जो मुस्लिम लीग है वो हिंसात्मक गतिविधियों पर आ जाती है, यानी कि कहता है कि हम तो लड़ करके लेंगे पाकिस्तान। हिंसात्मक गतिविधियों को अपनाना प्रारंभ करते हैं ये मुस्लिम लीग के लोग। हिंसात्मक गतिविधियां कहते हैं कि लेकर रहेंगे पाकिस्तान, लड़के लेंगे पाकिस्तान, यानी कि जो है आप संवैधानिक तरीके का कोई मूल्य नहीं रहा अब इनके लिए, संवैधानिक तरीकों को तिलांजलि दे दी, और यहां से ये क्या कर रहे हैं? हिंसात्मक गतिविधियों को प्रारंभ कर रहे हैं। और इन हिंसात्मक गतिविधियों के कारण जो है वो भारत के विभिन्न भागों के अंदर क्या स्थापित हो रहे हैं? दंगे जो है वो यहाँ पर होने प्रारंभ हो गए। कलकत्ता के अंदर, पंजाब के अंदर, बिहार, बंबई, संयुक्त प्रांत, यानी कि संपूर्ण भारत में मुस्लिम लीग के द्वारा क्या करवाए जा रहे हैं? दंगे करवाए जा रहे हैं, अलग से पाकिस्तान की मांग को मनवाने के लिए। तब जाकर हम देखते हैं कि कलकत्ता के अंदर हमें एक नाम मिलता है नोआखोड़ी, और इसके अलावा कौन सा है? टिपड़ा। इन दोनों के अंदर क्या होता है? भयंकर रूप से जो है वो यहाँ पे सांप्रदायिक दंगे प्रारंभ हो जाते हैं। असंख्य हिंदुओं को जो है और बिहार के मजदूरों को जो है यहाँ पर हत्या कर दी जाती है, उनका कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन इन जगहों पे क्या प्रारंभ हो रहे हैं? दंगे प्रारंभ हो रहे हैं। और इस समय यहाँ पर बात करते हैं बंगाल के अंदर, तो बंगाल के अंदर जो है वो मुस्लिम लीग की सरकार है। किसकी सरकार है? मुस्लिम लीग के समर्थन से बनी हुई सरकार है, और यहाँ पे बंगाल की जो सरकार है वो इन दंगों को रोकने का कोई कार्य नहीं करती है। बंगाल की सरकार जो है वो मूक दर्शक बनी रहती है, मूक दर्शक बनी है, हिंदुओं की हत्या होते हुए देख रही है। साथ ही साथ ये क्या कर रहे हैं? उनको समर्थन दे रही है। दंगाइयों को, दंगा करने वाले व्यक्तियों को क्या दे रही है? बंगाल की सरकार जो है वो समर्थन दे रही है। तो यहाँ से हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि दोनों मिलकर के अब जो है वो भारत के अंदर शासन तो नहीं चला पाएंगे। कौन नहीं चला पाएंगे? कांग्रेस और लीग जो है, ये जो मिलन है ये कभी भी हो नहीं सकता है, कभी भी साथ मिलकर के शासन यहाँ पे नहीं कर सकते। ये जो घटना है साथ में मिलकर के शासन नहीं कर सकने की, ये हम आगे देखने वाले हैं। अंतरिम सरकार की स्थापना होने वाली है, और उस अंतरिम सरकार के अंतर्गत भी जो है ये स्पष्ट रूप से हम देख लेंगे कि जो है ये कार्य नहीं हो सकता है दोनों के द्वारा। यानी कि अब ये सीधी कार्यवाही दिवस या प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त को तो इन्होंने मना लिया, 16 अगस्त से इन्होंने प्रारंभ कर दिया है ये दंगाओं का जो है वो काल। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? अब जो है मुस्लिम लीग को लगता है कि अंतरिम सरकार के अंदर तो हमको भाग लेना पड़ेगा, तो वो फिर क्या करेंगे? अब अंतिम सरकार में भी भाग लेंगे और सरकार का कार्य जो है वो बाधित करने का प्रयास करने वाले हैं। तो उस भाग को हम अगले भाग के अंतर्गत लेते हैं। आज हमने सीधी प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी कि पाकिस्तान की इनकी जो फास्ट फॉरवर्ड जो मांग है वो इनके द्वारा कर दी गई है। फिर हम अगले भाग के अंतर्गत देखेंगे
देखेंगे कि किस प्रकार से हमारे सामने जो है वो इटली की लॉर्ड इटली की घोषणा होती है, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक आता है और इस विधेयक के द्वारा भारत को स्वतंत्रता दी जाती है और भारत का 2 भागों में विभाजन कर दिया जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद।